हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस नए सेशन में। पिछले क्लास में आपका बेंजीन की संरचना ये चल ही रहा था, तो थोड़ा टेक्निकल इशू हो गया, बीच में रोकना पड़ा था क्लास। यहां से हम लोग कंटिन्यू रखते हैं। ये हमारा चैप्टर 4 ही चल रहा है, ठीक है। एनसीईआरटी साइंस क्लास 10th का ये चैप्टर 4 ही चल रहा है। हम लोग देखेंगे बेंजीन की संरचना के बारे में। तो बेंजीन का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सबसे पहले ये नोट कर लीजिए, C6H6 ये रासायनिक सूत्र है इसका। बेंजीन का प्रत्येक अणु 6 कार्बन परमाणुओं से जुड़ा होता है, ओके, जिनमें से हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा होता है। अब ये देख सकते हैं आप, ठीक है, ये देखिए जुड़ा हुआ है 2 4 6 हाइड्रोजन है और 3 3 6 ये 6 कार्बन अणु से जुड़े हुए हैं। दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा होगा, देखिए हम यहां बना देते हैं भाई। ये डुअल बॉन्ड हो गया, ये सिंगल हो गया, फिर यहाँ पे डुअल हो गया और ये जाएगा यहाँ पे और ये डुअल, ठीक है। ये हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, देन यहाँ पे एक हाइड्रोजन। 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन जुड़े हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है। तो कार्बन के कितने अणु हैं भाई? 6, जिनमें से हर कार्बन से एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये भी नोट कर सकते हैं, दोनों सेम ही है। और आगे क्या है? बेंजीन एक रंगीन वाष्पशील तरल है जिसमें मीठी गंध होती है। इसे सुगंधित हाइड्रोकार्बन भी कहा जाता है। तो अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा सुगंधित हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो बेंजीन को ही कहते हैं, ठीक है। तो ये बेंजीन की संरचना रहा। और फ्रेडरिक अगस्त केकुले, ये है नाम, एक वैज्ञानिक है जो बेंजीन की संरचना की खोज किए थे, ठीक है। क्या नाम है भाई? फ्रेडरिक अगस्त केकुले, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है आपका प्रक्रियात्मक समूह, ठीक है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है प्रक्रियात्मक समूह। इसमें पढ़ना है आप लोगों को फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भी संयोग कर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। अब जो ये यौगिक बनाते हैं उसे हाइड्रोजन्स कहते हैं। हाइड्रोजन में क्या है भाई? क्लोरीन, फ्लोरीन, आयोडीन तथा ब्रोमीन, ये सब आपके क्या है? हैलोजन है, हैलोजन समूह के आते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर आदि ये जो है ना एग्जाम्पल आपके किसके हैं? ये कहा जा रहा है कि कार्बन हाइड्रोजन के अलावा दूसरे तत्वों के परमाणुओं से भी संयोग कर यौगिक बनाते हैं, ठीक है। आगे हाइड्रोकार्बन में ये परमाणु एक या एक से अधिक हाइड्रोजन के परमाणु को विस्थापित कर नए यौगिक का निर्माण करते हैं। ये परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु को इस तरह विस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता संतुष्ट है। ऐसे परमाणुओं को विषम परमाणु कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन पूछा आता है कि विषम परमाणु किसे कहते हैं? विषम परमाणु रीजन बताइए, विषम परमाणु क्यों कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं कि ये परमाणु हाइड्रोजन के परमाणु को इस तरह विस्थापित करते हैं कि कार्बन की संयोजकता जो रहती है ना बिल्कुल संतुष्ट हो जाती है, ठीक है, मतलब फुलफिल हो जाती है बिल्कुल उसकी संयोजकता, किसकी? कार्बन की। तो ऐसे परमाणुओं को विषम परमाणु कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विषम परमाणु के समूह जिनसे कार्बन श्रृंखला की लंबाई तथा प्रकृति पर निर्भर करते हुए यौगिक को विशिष्ट गुण मिलते हैं, प्रक्रियात्मक समूह कहते हैं, ठीक है, फंक्शनल ग्रुप कहते हैं। उदाहरण में आपके जितने भी हेलो समूह हैं, जैसे कि क्लोराइड हुआ, ब्रोमाइड हुआ, आयोडाइड हुआ तथा फ्लोराइड हुआ, ये सब क्या है? हेलो समूह है ना, तो इसे हेलो समूह कहते हैं। कहीं भी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड इस तरह से दिख जाएगा तो ये हेलो समूह के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है आपका क्या? एल्कोहल। एल्कोहल समूह में आपको OH हो गया एल्कोहल, और COH एल्डिहाइड समूह में हो गए, कीटोन हो गए। ये भी देखिए क्वेश्चन पूछाता है कीटोन समूह में कौन कौन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पूछाता है कि एल्डिहाइड समूह में कौन कौन आते हैं, तो ये नोट कर लीजिए किसका उदाहरण है? ये प्रक्रियात्मक समूह का उदाहरण है, ओके। चलिए नेक्स्ट है आपका समजातीय श्रेणी, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं आपके बोर्ड के पेपर में। तो क्या इसमें भाई? कार्बनिक यौगिकों की ऐसी श्रेणी जिसमें एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह हो, मतलब एक ही प्रकार के प्रक्रियात्मक समूह होने चाहिए। तो ये किस प्रकार की श्रेणी कहलाएगी भाई? समजातीय श्रेणी कहलाएगी, ठीक है, समजातीय श्रेणी कहलाएगी। बिल्कुल एक ही प्रकार के जो इसके गुण होंगे ना, जैसे जितने भी प्रकार के उसमें तत्व होंगे उसके जो गुण होंगे ना एक ही प्रकार के होंगे। जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा एग्जांपल में CH4C2H6। अब देखिए यहाँ पे CH4 एंड साथ में क्या है? C2H6। अब इसमें कुछ कॉमन देख रहे होंगे, जैसे क्या है? समजातीय श्रेणी के किन्हीं दो क्रमागत सदस्यों के आणविक सूत्रों के बीच सदा CH2 का अंतर होता है। अब इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो CH2 आएगा,
ठीक है, कैसे निकालेंगे? तो मैथ्स वाले सर आपको तो बताए होंगे अच्छे से कैसे जोड़ा जाता है, कैसे घटाया जाता है ना? तो देखिए क्या है भाई, CH4 C2H6, देखिए CH4 एंड C2H6। अब C का C से मतलब कि घटा दीजिए, अंतर करिए, कंपेयर करिए, और H6 से H4, तो C2 माइनस C हो जाएगा, ये आपका आएगा C। अब C सिंगल आएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका H6 से आप घटाएंगे H4, तो आपका आएगा H2। अब यहां से आप देख रहे होंगे तो CH2 ये आपका निकल के आ रहा है, ठीक है। तो जब कभी भी किन्हीं दो सदस्यों के बीच में, आणविक सूत्रों के बीच में CH2 का अंतर हो, समझ लीजिए वो समजातीय श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। अच्छा नेक्स्ट देख लेते हैं एग्जांपल में क्या है भाई, C2H6। नेक्स्ट देखते हैं तो C2H6 एंड है C3H8। अब इसको भी देख लेते हैं, तो C3 माइनस C2 करेंगे, यहां से C निकल के आएगा, और ये आपका H8 माइनस H6 करेंगे, यहां से आपका S2 निकल के आएगा। इसका मतलब ये भी समजातीय श्रेणी के अंतर्गत है, ठीक है। CH2 यहां से भी निकल के आ रहा है इन दोनों के बीच में कंपेयर करने पे। और भी एग्जांपल है आपके, मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटेल अल्कोहल, और ये इसके क्या है, रासायनिक सूत्र है। अब इसमें भी आप कंपेयर कर सकते हैं, जैसे CH3OH है ना, तो देखिए C2 से C जाएगा, C आएगा, H5 से H3 जाएगा, S2 आएगा। देखिए CH2 हो गया, यहां से चेक करेंगे तो C3 से C2 जाएगा, C आएगा, और H7 से H5 जाएगा, S2 आएगा, ठीक है। इसका मतलब इसके भी अंतर जो दिख रहे हैं आपस में कितने हैं भाई, किसका क्या अंतर दिख रहा है, CH2 का अंतर दिख रहा है, दिखाई पड़ रहा है, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट करके, रासायनिक गुणधर्मों में अत्यधिक समानता है, ठीक है, देखो बिल्कुल समानता है इनके गुणधर्मों में, जैसा कि बताया भी गया, तथा इनमें CH2 का अंतर है, बिल्कुल CH2 का अंतर है। और OH, जो OH है ना, ये आपका क्या कहलाता है भाई, प्रियक्रियात्मक समूह कहलाता है। तो OH क्या है आपका, प्रियक्रियात्मक समूह है, और ये OH आप देख रहे होंगे तो सभी में कॉमन है, ठीक है, सभी में कॉमन है। और इन्हें क्या सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है, CnH2n+ द्वारा व्यक्त किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ओके। स्क्रीनशॉट लेना चाहिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं भाई क्या है। तो ये आपके यौगिकों के प्रकार, पूर्व लगन, अनलगन, उदाहरण, ये आपके बुक में दिए गए होंगे, ये आपके बुक में दिया होगा भाई। देखिए मैं लिख देता हूं, ये आपके सबसे पहले क्या, यौगिकों का प्रकार लिखा हुआ है, ठीक है। ये आपका पूर्व लगन, ये अनलगन है। पूर्व लगन जो होगा ये पहले लिखा जाएगा, अनलगन जो होगा ये बाद में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे ये अनलगन लिखा है, ये बाद में लिखा जाता है, और ये उदाहरण में दिया गया है, ठीक है। अब जैसे हेलो एल्केन है ना, हेलो, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए हेलो एल्केन। पहले तो ये बताइए दिखाई पड़ रहा है, नहीं, दूसरा कलर लेते हैं। ये आपका है ना, ये पहला जो है हेलो एल्केन है, ठीक है, ये तो दिखाई पड़ रहा होगा, हाँ बिल्कुल। और यहां पे लिखा हुआ है पूर्व लग्न में क्लोरो, ठीक है, और लिखा हुआ है ब्रोमो, और आदि लिखा हुआ है। और ये आपकी जो स्ट्रक्चर नहीं है जो बनाया गया था हाइड्रोजन और कार्बन के, ये बना हुआ है। अब ये स्ट्रक्चर यहां बना देते हैं, देखिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। तो आपका कितने कार्बन है, आप स्ट्रक्चर देखिए, जो स्ट्रक्चर बना हुआ है 3 कार्बन है, इसके साथ में हाइड्रोजन है, ठीक है, मतलब 3 कार्बन है, हाइड्रोजन है लगभग 3, 3, 6, 2, 8, ठीक है। तो ये भाई हेलो एल्केन में है। अब अगर इसका नामकरण करना होगा तो आपको बताया भी गया होगा, कुछ चीजें आपको पता होगा, पिछले क्लास में बताया गया कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होते हैं वो सिंगल बॉन्ड होते हैं, और उसके आखिरी में क्या जोड़ते हैं भाई, एन जोड़ते हैं, ठीक है, ये पता है। दूसरा, अगर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है तो वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है डबल बॉन्ड, ठीक है, द्विबंध, और एक होता है ट्रिपल बॉन्ड, त्रिबंध। तो जो डबल बॉन्ड होता है उसमें इन जोड़ा जाता है, जैसे सिंगल बॉन्ड में एन जोड़ा जाता है और डबल बॉन्ड में इन जोड़ा जाता है, ठीक है। और वही ट्रिपल की बात करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड में आइन जोड़ा जाता है, ठीक है, और लास्ट में जोड़ा जाता है, जब नामकरण होता है तो उसके लास्ट में जोड़ा जाता है। और जैसे यहां पे देख रहे होंगे तो हेलो एल्केन में
हमको ये बताना है ये जो स्ट्रक्चर दिया है ना इसका क्या नाम है। तो यहां पे देख रहे होंगे सबसे पहले C कितने हैं भाई, C3 है, ठीक है। ये कोई श्रृंखला है, ये श्रृंखला है, ये जो दिया गया है एग्जांपल में आपके बुक में होगा, आप बुक से देखिएगा, ठीक है। एक साइड लिखा है यौगिकों का प्रकार, दूसरे साइड में उसके नाम पूर्व लग्न या अनलग्न, मतलब पहले आएगा या बाद में आएगा, और ये उदाहरण दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले देखिए यहां कितने कार्बन आ रहे हैं, तो 3 कार्बन आ रहे हैं, है ना। और जब कार्बन 3 आएंगे तो उसका नाम क्या हो जाएगा, आपको पता होगा किसी भी श्रृंखला में अगर पहला 1 कार्बन आता है तो मैथ कहलाता है, 2 कार्बन आता है तो एथ कहलाता है, 3 कार्बन आता है तो प्रोप कहलाता है। हाँ बिल्कुल आपको पता ही होगा, नहीं पता एक बार फिर देख लेते हैं। देखिए अगर कार्बन 1 आएगा तो उसे मैथ बोला जाएगा, 2 आएगा एथ बोला जाएगा, 3 आएगा प्रोप, 4 आएगा ब्यूट, और 5 आएगा पेंट, और 6 आएगा 6 आएगा तो हेक्स, ठीक है। किसी भी श्रृंखला में अगर ये आते हैं तो ये बोला जाता है। अब जैसे यहां पे अगर सिंगल बॉन्ड है, ठीक है, सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा भाई, मैथ प्लस एन, ये मैथेन हो जाता है ना, ये आपको बताया भी गया है हालांकि। और अगर ये डुअल बॉन्ड है तो मैथ प्लस इन क्या आता है, मैथीन, ठीक है। और वही अगर ट्रिपल बॉन्ड है, ये मैथ के बारे में बोला जा रहा है, किसी भी श्रृंखला में अगर कार्बन 1 आ रहा है तो उस समय ये बोला जा रहा है। तो अगर ये ट्रिपल बॉन्ड है, मेथ प्लस आइन, ठीक है, ये हो जाएगा मेथाइन। तो ये चीजें आपको पहले भी बताया गया था पिछले क्लास में, यहां भी देख सकते हैं कि ये है ना, ये श्रृंखला कोई भी श्रृंखला आएगा अगर 1 कार्बन है तो मैथ हो जाता है। अब वो डिपेंड करता है कि वो सिंगल है या डबल है या ट्रिपल, ये बांड कौन सा बन रहा है, कौन सा बंध बना रहा है। अगर एक बांध बन रहा होगा, अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा होगा तो एन जोड़ा जाएगा, और अगर डबल बॉन्ड बना रहा होगा तो इन जोड़ा जाएगा, ठीक है, ये इन है। और अगर ट्रिपल होगा तो आइन, ये आइन है, आइन जोड़ा जाएगा, ठीक है, इसको बताया भी गया है। तो अब यहां हम चलते हैं क्वेश्चन पे, अपने जो टॉपिक चल रहा था भाई, क्या चल रहा था ये। अब यहां पे देखिए 3 कार्बन है, 3 कार्बन, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोप हो जाएगा। ओके चलिए नेक्स्ट देख रहे होंगे आप, ये सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड होगा तो लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, आखिरी में जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा भाई बताइए, एन जोड़ा जाएगा, है ना। अगर सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में क्या जोड़ा जाएगा, एन जोड़ा जाएगा। अब यहां पे देखेंगे हम, तो हेलो एल्केन का है ये, तो हेलो एल्केन में सबसे पहले पूर्व लग्न होता है। पूर्व लग्न मींस ये पहले लिखा जाता है ना, पहले लिखा जाता है। तो ये जो आपका प्रोप है ये अब देखिए, हाँ एक चीज और, अब ये आपको जो दिख रहा होगा जैसे क्लोरो, पूर्व लग्न में क्या लिखना है आपको, क्लोरो लिखना है ना। तो ये हो जाएगा, सबसे पहले क्लोरो लिखा जाएगा, फिर इसके साथ में आएगा आपका 3 है तो प्रोप, और ये आपका हो जाएगा एन लास्ट में। अब इसको अगर हम लिखेंगे क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा, ठीक है, ये क्लोरो प्रोपेन हो जाएगा। और वही जो है यहां पे लिखा हुआ है क्लोरो प्रोपेन, ठीक है। और ये आपके बुक में भी दिया गया है, एनसीईआरटी साइंस के क्लास 10th के, ठीक है। तो आप बुक से भी देख लीजिएगा, बाकी यहां बता दिया गया किस तरह से इसका नामकरण किया जा रहा है, ठीक है। अच्छा दूसरा बात करेंगे तो ये भी हेलो एल्केन के अंतर्गत आता है। अब इसमें क्या है कि इसमें 7 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और इसमें जो बन रहा है ब्रोमो प्रोपेन बन रहा है। अब यहां पे ब्रोमो जुड़ा है पहले, ठीक है, यहां पे ब्रोमो जुड़ा है, बाकी सेम है, ब्रोमो प्रोपेन, ब्रोमो हो गया फिर प्रोपेन हो गया, जिससे यहां पे क्या है क्लोरो प्रोपेन, ये ब्रोमो प्रोपेन हो गया, ठीक है। अच्छा तीसरा देखेंगे तो ये एल्कोहल है, ये एल्कोहल है, और इसमें लिखा हुआ है अनलग्न, और क्या जुड़ेगा भाई, ऑल, ठीक है। ये अनलग्न है, इसका मतलब ये बाद में जुड़ेगा, कहां जुड़ेगा भाई, बाद में जुड़ेगा, ठीक है। तो ये बाद में जुड़ेगा, और यहां आप देखिए तो सिंगल बॉन्ड दिख रहा है तो प्रोपेनॉल हो जाएगा, ठीक है, प्रोपेनॉल हो जाएगा। ये नॉल जो जुड़ रहा है लास्ट में ऑल जुड़ रहा है, रीजन है ये अनुलग्न है, एल्कोहल का है, ठीक है, इसलिए लास्ट में जुड़ रहा है।
अगर ये आपका हेलो एल्केन में आता तो पूर्व लग्न होता, क्लोरो ब्रोमो जुड़ता, एल्कोहल में आता तो ऑल जुड़ता, एल्डिहाइड में आएगा तो ये भी ऑल जुड़ेगा, और कीटोन में आएगा तो ऑन जुड़ेगा, और कार्बोक्सिलिक अम्ल में आएगा तो अनुलग्न ये भी आपके बाद में जुड़ेगा, और एल्कीन आएगा तो ये भी आपके बाद में जुड़ेगा। ये चीजें आपकी बुक में दिया गया है, आप ये वहां से भी नोट कर सकते हैं, बाकी बता दिया गया किस आधार कैसे किया जाता है। ठीक है, सो नेक्स्ट अब बात करेंगे कार्बन के यौगिकों का रासायनिक गुणधर्म के बारे में। ठीक है, तो कार्बन का दहन कैसे होता है भाई, अगर कार्बन को जलाया जाता है तो उसमें क्या निकलता है ये देखना है। तो कार्बन के सभी प्रकार को हवा की उपस्थिति में जलाने अर्थात दहन के पश्चात वे कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा तथा प्रकाश देते हैं। ठीक है, अब देखिए कार्बन है, इसमें जो है उसको जलाया जा रहा है, दहन किया जा रहा है। ठीक है, ये दहन किया जा रहा है ऑक्सीजन के साथ, तो कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, साथ में उष्मा एवं प्रकाश भी निकल रही है। ठीक है, तो कार्बन का दहन होगा तो क्या भाई उत्पन्न होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, उष्मा और साथ साथ प्रकाश उत्पन्न होगा। ठीक है, और क्या है भाई, जब कार्बन अर्थात कोयले को हवा में जलाया जाता है तो वह कार्बन डाइऑक्साइड उष्मा तथा प्रकाश देता है। ये भी एग्जांपल है, नोट कर लीजिए और नोट करके लिखना है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन स्वच्छ लौह के साथ जलता है, जबकि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीले लौह के साथ जलता है। ठीक है, यह भी क्वेश्चन आता है कि पीले लौह के साथ क्या जलता है, कैसे जलता है, तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अच्छा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जलाने के क्रम में पीले लौह के साथ काफी मात्रा में धुआं भी उत्पन्न करता है। देखिए असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ना, पीले लौह के साथ जलता भी है, धुआं उत्पन्न करता है, किसके अपेक्षा, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन की अपेक्षा में। ठीक है, जबकि संतृप्त हाइड्रोकार्बन जब जलता है तो उतना धुआं उत्पन्न नहीं करता है। ठीक है, वो बिल्कुल स्वच्छ लौह के साथ जलता है, और इसी कारण से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को हवा की उपस्थिति में जलाने पर बर्तन के पैंदे में काले रंग का पदार्थ जमा करता है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कालिक कहा जाता है। वो तो बर्तन में जो कालिक जैसा जमता नहीं है, यही असंतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही लक्षण है। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा, इसको नोट कर लीजिए आप लोग, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट है कोयला और पेट्रोलियम। कोयला और पेट्रोलियम कुछ चीजें कुछ बारे में बताया गया है, आपकी बुक में भी दिया गया है। तो ये क्या है भाई, सबसे पहले देखते हैं कोयला पेट्रोलियम एक प्रकार के क्या जीवाश्म ईंधन है ना, ये क्या है, जीवाश्म ईंधन है। ठीक है, अभी आगे पढ़ेंगे क्या होता है। सबसे पहले प्राकृतिक संसाधन, जो संसाधन प्रकृति में मिलते हैं, ठीक है, उन्हें हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। मतलब ऐसे संसाधन जो प्रकृति में मिलते हैं वो प्राकृतिक संसाधन होते हैं। मतलब ये नहीं कि उसको मानव निर्मित बनाया जाता है कृत्रिम रूप से। ठीक है, ऐसा नहीं है। इसका उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, हवा, पानी, मिट्टी आदि, ये सब क्या, ये सब नेचुरल है ना, प्राकृतिक में पाए जाते हैं ना प्रकृति में। तो ये क्या हो गए भाई, प्राकृतिक संसाधन हो गए। जीवाश्म के बारे में बात करेंगे तो जीवों के मृत अवशेष को जो 10,000 वर्षों से भी पुराने हैं, ठीक है, उन्हें जीवाश्म कहते हैं। चलिए नेक्स्ट है आपका जीवाश्म ईंधन। तो वही कोयला और पेट्रोलियम क्या है भाई, जीवाश्म ईंधन है ना। तो कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण पादपों और जंतुओं के मृत अवशेषों से हुआ है, ये तो पता ही होगा, इसलिए कोयला और पेट्रोलियम को जीवाश्म ईंधन कहते हैं। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, नेक्स्ट कोयला के बारे में लिख लीजिए 1-2 लाइन। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है, यह पत्थर की तरह सख्त होता है, यह काले रंग का होता है और मुख्य रूप से कार्बन से बना होता है। ठीक है, लिख लीजिए। नेक्स्ट है इसका निर्माण कैसे होता है। तो कोयले के निर्माण के बारे में दिया गया है, सेम ऐसे पेट्रोलियम के निर्माण के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसमें बताने लायक कुछ ऐसा है नहीं। ठीक है, कोयला और पेट्रोलियम को आप उससे परिचित तो है ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन आप पढ़ चुके होंगे, पहले चैप्टर में है, बट वहां पे कुछ कह सकते हैं संक्षिप्त रूप से नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा कार्बन के व्यू में बताया गया है। ठीक है, तो क्या है, किसी भी पदार्थ का जलना या जलाया जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, मतलब कोई भी अगर ऑक्सीजन जुड़ रहा है किसी भी चीज में तो क्या ऑक्सीडेशन हो रहा है ना, वो बताया भी गया था आपको पहले लेक्चर में। ऑक्सीजन का जुड़ना, हाइड्रोजन का त्याग करना। ठीक है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। और अगर ऑक्सीजन का त्याग करना होता तो क्या, रिडक्शन होता है। ठीक है, अब वही है, किसी भी पदार्थ का जलना या जलाया जाना ऑक्सीकरण कहलाता है। आमतौर पर ऑक्सीजन जोड़ने की प्रक्रिया होती है। ईंधन के दहन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन जोड़ा जाता है, बिल्कुल, अर्थात दहन एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। तो दहन किस प्रकार का अभिक्रिया है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नोट करके लिख लीजिए।
कुछ पदार्थों में अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देने की क्षमता होती है, इन पदार्थों को ऑक्सीकारक कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ अन्य पदार्थों को ऑक्सीजन देते हैं, ठीक है, या उनके पास ऐसी क्षमता होती है, तो उसे क्या बोलते हैं भाई, ऑक्सीकारक कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, जब एथाइल अल्कोहल, एथेनॉल जिसे कहते हैं, इसे एथेनॉल बोलते हैं, को क्षारीय पोटेशियम परमांगनेट या अम्लीय पोटेशियम डाइक्लोराइड के साथ गर्म किया जाता है तो यह ऑक्सीकृत होकर एसिटिक अम्ल एथेनॉलिक अम्ल देता है। ये तो आपका क्वेश्चन आ गया। ये क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि कोई भी अगर एथेनॉल है उसे KMnO4 के साथ क्या किया जा रहा है भाई, उसमें गर्म किया जा रहा है तो क्या उत्पन्न होगा, तो ये एसिटिक अम्ल देगा। ये आपका क्या है, एसिटिक अम्ल है, ओके। और इसे क्या बोलते हैं, एथेनोइक अम्ल। इसे एथेनोइक अम्ल भी कहते हैं। वही बात करेंगे, इसे क्या बोलते हैं, तो ये आपका है एथाइल एल्कोहल, जिसे एथेनॉल भी कहते हैं, है ना। अब CH3OH5 ये सारे एथेनॉल ही हैं। जैसे अभी आपको मिलेगा C2H5OH, ये सब क्या है, एथेनॉल ही है। सो यहाँ पे CH3CH2OH ये क्या, एथाइल अल्कोहल है, और इसको क्या किया जा रहा है भाई, क्षारकीय, ये क्षारक की है KMnO4, उस पर उष्मा दिया जा रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, एसिटिक अम्ल। और वही साथ में अगर अम्लीकृत K2Cr2O7 के साथ उष्मा दिया जा रहा है तो क्या उत्पन्न हो रहा है, एसिटिक अम्ल, ओके। तो इसको भी नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, संकलन अभिक्रिया। संकलन अभिक्रिया में क्या है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को प्रतिक्रिया के क्रम में हटाकर जुड़ना संकलन अभिक्रिया कहलाता है, ठीक है। तो संकलन अभिक्रिया क्या कहलाता है, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि का असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को प्रतिक्रिया के क्रम में हटाकर जुड़ना, मतलब उसको हटा देता है, किसको, हाइड्रोकार्बन, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन को, और फिर जुड़ जाता है क्या, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, एक साथ जुड़ जाते हैं। तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होते हैं भाई, संकलन अभिक्रिया होते हैं, ठीक है। जब एथिलीन एथीन को निकेल उत्प्रेरक की अवस्थित में हाइड्रोजन से प्रतिक्रिया कराया जाता है तो यह एथीन बनता है, इसको नोट कर लीजिए, ये इसका उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नोट कर लीजिए, अभी बताया गया है प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, ठीक है। कुछ अलग अलग प्रकार के उसके वो होते हैं, कह सकते हैं पदार्थ हैं, ठीक है, वो एक दूसरे से प्रतिस्थापित करके अभिक्रिया करवा रहे हैं, कुछ नया यौगिक बन रहा है, वही आपका क्या कहलाएगा, प्रतिस्थापन। वही लिखा होगा, संतृप्त हाइड्रोकार्बन अधिकांश अभिकारक के साथ प्रायः कम क्रियाशील या बिल्कुल ही क्रियाशील नहीं होते हैं, अर्थात अस्थायी यौगिक होते हैं, ठीक है। लेकिन जब संतृप्त हाइड्रोकार्बन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, मतलब जुड़ जा रहा है, ठीक है। तथा क्लोरीन का प्रमाण हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देता है, मतलब जैसे मान लीजिए, इसको बताया भी गया था ना कि मान लीजिए A और B है और साथ में है, B और C साथ, A B साथ में है, C D साथ में है, ठीक है, अलग अलग है दोनों। अब A D के साथ मिल जाए, B C के साथ मिल जाए, मतलब एक को तो प्रतिस्थापित कर देता है ना, तो किस प्रकार की अभिक्रिया भाई हो जाएगा, प्रतिस्थापित अभिक्रिया हो जाएगा, ठीक है। तो जब मेथेन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो मेथाइल क्लोराइड क्लोरोमेथेन तथा हाइड्रोक्लोराइक अम्ल बनाता है, इसको नोट कर लीजिए, आपका उदाहरण है, ठीक है। किसका उदाहरण है भाई, प्रतिस्थापन अभिक्रिया का। चलिए नेक्स्ट है आपका कुछ महत्वपूर्ण कार्बन यौगिक, जो अभी बताया गया कि एथेनॉल क्या होता है, तो एथेनॉल एल्कोहल है, ठीक है। और क्या है भाई साथ में, यह सभी एल्कोहलिक पेय पदार्थों का महत्वपूर्ण अवयव होता है, ठीक है। एथिल अल्कोहल नाम से जानते हैं। अब इस देखिए, एथेनॉल है ना, एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं, ठीक है। और इसका जो रासायनिक सूत्र है क्या है, C2H5OH, इसको नोट कर लीजिए। ये भी नोट कर लीजिए कि एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, नोट कर लीजिए, नोट करके लिख लीजिए। शुद्ध एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा बहुत ही घातक सिद्ध हो सकती है और इसलिए लोग इसमें जल मिलाकर सेवन करते हैं, हालांकि सेवन करना ही नहीं चाहिए, ठीक है, लेकिन भाई शौक है। खैर छोड़िए, आगे जब देखते हैं साबुन के बारे में देखते हैं। तो साबुन क्या होता है, साबुन तो पता ही है, आप इससे डेली आप परिचित होते हैं साबुन से। तो उच्च वाष्य अम्लों के सोडियम पोटेशियम लवणों को साबुन कहते हैं, जैसे सोडियम स्ट्रेट, पोटेशियम पॉमिटेट आदि। यह तेल व वसा को क्षार द्वारा जल गठित करके बनाया जाता है, इस प्रक्रिया को साबुनीकरण कहते हैं, ठीक है। अब सोडियम स्टाइरेट, ये इसका रासायनिक सूत्र हो गया, पोटेशियम पामिटेट, ये सब क्या है, साबुन ही है, ठीक है।
तेल और क्षार अगर साथ में मिलाया जा रहा है, ग्लिसरीन और साथ में साबुन उत्पन्न होगा, साबुन बनेगा। नेक्स्ट है आपका डिटर्जेंट, अपमार्जक है, जहां साबुन साफ नहीं कर पाता वहां इसका यूज होता है डिटर्जेंट का। ओके, तो साबुन द्वारा कपड़ों की धुलाई में अधिक परिश्रम करना तथा कठोर जल के साथ यह कठिनाई और अधिक हो जाती है। यही सारी चीजें लिखा हुआ है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, डिटर्जेंट का यूज कहाँ किया जाता है और इसका आविष्कार सर्वप्रथम जर्मनी में प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, उदाहरण में है सोडियम लॉरेल सल्फेट, सोडियम डोडेकिल बेंजीन सल्फोनेट, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तो ये आपका क्या डिटर्जेंट है। स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। चलिए नेक्स्ट, सामान्यतः जो आपके डिटर्जेंट होते हैं ना, शैम्पू कपड़े धोने के उत्पाद में बनाए जाते हैं, इसको नोट करके लिखिए। नेक्स्ट है आपका मिशेल। मिशेल क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। तो साबुन के अणु साबुन को आयनिक भाग जल में घुल जाते हैं। साबुन के कुछ अणु होते हैं ना, ये साबुन के आयनिक भाग में घुल जाते हैं। ठीक है, और आगे क्या है, तथा जल के अंदर होता है, जबकि लंबी हाइड्रोकार्बन पूंछ जल के बाहर होती है। जल के अंदर इन अणुओं को एक विशेष व्यवस्था होती है जिससे इसका हाइड्रोकार्बन सीरी जल के बाहर बना होता है। ऐसे अणुओं का बड़ा गुच्छा बनने के कारण होता है, जिसमें जल विरागी पूंछ गुच्छे के आंतरिक हिस्से में होती है, जबकि उसको आयनिक सिरे गुच्छे की सतह पर होती है। इस संरचना को मिशेल कहते हैं। इसका संरचना, हालांकि जब आपका क्वेश्चन आंसर होगा उसमें बना के दिखाया जाएगा इसका संरचना कैसे होता है। मिशेल क्या होता है आप इसको नोट कर लीजिए। उसके जैसे होता क्या है ना, कुछ डस्ट जमे रहते हैं कपड़ों में, तो वही डस्ट का सफाई करके कुछ छूट जाते हैं। ठीक है, फिर कुछ जैसे साबुन से नहीं होते हैं, डिटर्जेंट से हो जाते हैं, तो वही चीजें हैं। अब इसका संरचना कैसे बनाया जाएगा, किस तरह से होते हैं, इसके प्रयोग उपयोग, वो सारी चीजें बताया जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट चलिए, तो आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट जो आएगा लेक्चर, उससे क्वेश्चन आंसर आ जाएंगे। ठीक है, इससे क्वेश्चन आंसर कब सीरीज आएगा। अब ये आपका आज ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।